Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students and welcome to lecture number 30. Today we are going to continue with the research paper that we had previously started. Its title was Derivatives Usage in the Risk Management by Non-Financial Firms, Evidence from Greece, and this was written by author whose name was Cyprian, PhD Center of the Financial Studies, Department of Economics, University of Athens, Greece. हमने इस पे थोड़ी सी बात की थी. वी हैड स्टार्टेड इट. बेसिकली इट वाज अ सर्वे बेस्ड रिसर्च पेपर जिसके अंदर हमने एक सैंपल लिया था और हमने उन जो हमारे पार्टिसिपेंट्स थे, जो रेस्पोंडेंट्स थे, उनसे पूछा था अबाउट दी हाउ दे आर यूजिंग ऑल दीज डेरिवेटिव्स. डेरिवेटिव का यूजेज किस तरह से है और कैसे वो लोग उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं. एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, डेरिवेटिव्स आर बेसिकली द रिस्क मैनेजमेंट टूल्स. The risk management tools. What is the risk management tool? That how can we manage our risk potential in our business with the help of all these derivative securities. हमने जब risk and return का continuum बनाया था तो हमने इसको सबसे last में place किया था. If you remember that I briefed you about this in the currency derivatives chapter कि risk and return के profile के अंदर जो derivatives हैं they stand at the top. ये आपके top के ऊपर एग्जिस्ट करते हैं. लेट मी जस्ट ड्रॉ इट फॉर यू. अगर हम एक्स एक्सिस के ऊपर रिस्क को ले लें और वाई एक्सिस के ऊपर हम रिटर्न को ले लें, राइट, और हम यहाँ से अपनी सिक्योरिटीज के रिटर्न्स को प्लॉट करना शुरू करें, तो सबसे पहला जो हमारा, जिसको हम रिस्क फ्री सिक्योरिटी कहते हैं, वो हमारे टी बिल्स होते हैं. उसके बाद हम मूव करते हैं कुछ सर्टेन डेट इंस्ट्रूमेंट्स के ऊपर, सिक्योरिटीज, डेट सिक्योरिटीज. थोड़ा सा आगे अगर हम और जाएं तो दैट इज द प्रेफर्ड स्टॉक, देन इट इज द कॉमन स्टॉक, एंड लास्ट में वी हैव द derivative securities. So as we move on the risk and return profile, हमारे जो टी बिल स्कीम में सबसे कम रिस्क होता है और हाई और कम रिटर्न होता है. एज वी मूव ऑन, डेट सिक्योरिटीज में रिस्क कंपैरेटिवली थोड़ा हाई है और रिटर्न भी हाई है. सो गोज विद दी प्रेफर्ड स्टॉक, रिस्क ज्यादा है लेकिन रिटर्न भी ज्यादा है. कॉमन स्टॉक होल्डर्स आपको पता है कि ज्यादा रिस्क लेते हैं और उनका रिटर्न भी ज्यादा होता है. एंड सो इज द केस विद द डेरिवेटिव सिक्योरिटीज. डेरिवेटिव सिक्योरिटीज का रिस्क हाईएस्ट है. अगर आप इसको रिस्क रिटर्न के कॉन्टिनम में देखें तो दैट स्टैंड्स एट द हाईएस्ट ऑफ द रिस्क रिटर्न कॉन्टिनम एंड इट ऑफर्स you the highest return as well, highest risk and the highest return as well. So हम इन सिक्योरिटीज को अडॉप्ट करने से पहले बहुत दफ़ा सोचते हैं और उसकी पूरी कैलकुलेशन होती है. और मैंने आपको ये जो रिसर्च पेपर आपके सामने जो मैंने प्रेजेंट किया, दैट टॉक्स अबाउट द डेरिवेटिव यूजेज इन द रिस्क मैनेजमेंट. उसकी रीज़न ये है कि हाउ दीज डेरिवेटिव आर बीइंग यूज्ड एज अ रिस्क मैनेजमेंट टूल in different business aspects. उसकी रीज़न ये है कि we want to save on our returns और हम चाहते हैं कि हमारे पोर्टफोलियो का रिटर्न मैक्सिमाइज हो. तो डियर स्टूडेंट्स, इट इज़ अ सर्वे बेस्ड रिसर्च पेपर जिसके अंदर हमने बात की अबाउट द ग्रीस कंपनीज. देयर वाज अराउंड 110 फर्म्स का सैंपल था जिसकी हम बात कर रहे थे और जिसके हमने एनालिसिस पिछले लास्ट लेक्चर में मैंने आपको प्रेजेंट किए अबाउट हाउ इट इज गोइंग. टुडे वी आर गोइंग टू कंटिन्यू विद द सेम लेक्चर विद द सेम रिसर्च पेपर जो आज हम उसको कंप्लीट करेंगे. ओके, सो द impact of international financial reporting standards. Okay, what is IFRS? IFRS is basically the International Financial Reporting Standards. The introduction of IFRS and the changes in the accounting methods that these standards dictate
have increased the concern of firms about the derivative usage. अच्छा IFRS के standards की वजह से और changes in the accounting methods की वजह से they have dictated there is an increased concern of firms about the derivative usage. अब वो क्यों है, उसकी reason ये है कि जो international financial standard reportings हैं, basically ये एक international level के reporting standards हैं जो कि US ने implement किए हुए हैं. It is a US based standard जो कि all over the world implemented हैं. हमारे यहाँ अगर हम IFRS को रिप्लेस करें तो दैट इज़ द ICAP. ICAP इज़ द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंसी ऑफ पाकिस्तान. इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड अकाउंटेंसी ऑफ पाकिस्तान. तो ये जो ICAP है, ICAP इज अगेन अ बॉडी विच हैज ऑल दीज रेगुलेशंस, रूल एंड रेगुलेशंस about the different organizations, how they are going to do their accounting methods. उसमें आपकी for profit organizations के लिए भी सारे standards लिखे हुए हैं, not for profit organizations के लिए भी सारे standards लिखे हैं, so on and so forth. तो IFRS के हवाले से जो basically जो international level का है उसी को हमने local standard के ऊपर करने के लिए, that is the ICAP standards that we are going to have. So the changes in the accounting methods and the standards dictate have increased the concern of firms about the derivative use. ज़ाहिर है उन्होंने अपने पास सारी डॉक्यूमेंटेशन की हुई है और उन्होंने अपने सारी लिमिटेशंस बताई हुई हैं. सो उन IFRS के स्टैंडर्ड्स की को मीट करने के लिए दे हैव इंक्रीज द कंसर्न. और पिछले लेक्चर में हमने उसके कुछ क्लॉजेस भी पढ़े थे जिसके अगेंस्ट वी हैव टू डिस्क्लोज द इफ वी आर यूजिंग द डेरिवेटिव्स इन आवर ऑर्गेनाइजेशन देन डेफिनेटली वी हैव टू we have to disclose the information about the derivative usage. जैसे हम एडवर्टीजमेंट के जो एक्सपेंडिचर्स हैं उनको डिस्क्लोज करते हैं, उसी तरह से अगर हम डेरिवेटिव्स को यूज कर रहे हैं तो हम उसके भी जितने भी यूजर्स हैं हम उनको डिस्क्लोज करेंगे. ओके, 71.43 of the users indicate that the IFRS will have no effect on the derivative use and risk management strategy. So इनमें से 71.43% of the users they indicate that the international financial standard reportings will have no effect on the derivative use and risk management strategy. Like they are not being concerned about that this IFRS implementation have no concern on the usage of the derivative and the risk management strategy of the firms, जो ग्रीस की फर्म के सर्वे रिजल्ट्स के मुताबिक हमारे सामने आया. ओके, अगर हम देखें कि उनकी परसेंटेजेस के लिहाज से दिस टेबल रिप्रेजेंट्स द डाटा अबाउट द इम्पैक्ट ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स और हमें इसमें डिफरेंट परसेंटेजेस गिवन है. परसेंटेजेस देखें, नो इफेक्ट ऑन डेरिवेटिव्स यूजेज और रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटजी. कितने रिस्पोंडेंट्स ने कहा कि डेरिवेटिव यूजेज का कोई इफेक्ट नहीं है, देयर इज नो इफेक्ट ऑन डेरिवेटिव यूजेज और ऑन रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटजी. द परसेंटेज वाज 71.43%. देन रिडक्शन इन डेरिवेटिव यूज आफ्टर IFRS के जब इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स इंप्लीमेंट हुए तो डेरिवेटिव के यूज में कितना रिडक्शन आया, दैट इज 4.76. इंक्रीज इन द डेरिवेटिव यूजेज आफ्टर IFRS इम्प्लीमेंटेशन, कितने रिस्पोंडेंट्स ने कहा कि देयर वाज इंक्रीज इन द डेरिवेटिव यूजेज, there was 0%. Then changes in the types of instruments used. Change in the types of instruments used. कितने respondents ने ये कहा कि IFRS के बाद the participants, the respondents, they have shifted. There was a change in the type of the instrument used, that is 23.81%. Then changes in the timing of hedging transactions. आफ्टर IFRS की इम्प्लीमेंटेशन के बाद कितना ज़्यादा चेंज आए इन द टाइमिंग्स ऑफ द हेजिंग ट्रांजैक्शंस, दैट वाज 0. एंड सिग्निफिकेंट चेंज इन द फर्म्स ओवरऑल अप्रोच टू द रिस्क मैनेजमेंट आफ्टर IFRS. के इम्पैक्ट क्या था IFRS का, दैट इज द इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड का. द सिग्निफिकेंट चेंज इन द फर्म्स ओवरऑल अप्रोच टू द रिस्क मैनेजमेंट, दैट इज 4.76. तो द इम्पैक्ट ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स की परसेंटेजेस के लिहाज से जो हमारा द मोस्ट प्रोमिनेंट रिजल्ट है, जो द मोस्ट ऑब्वियस रिजल्ट है, दैट इज अबाउट द नो इफेक्ट ऑन द डेरिवेटिव यूजेज और ऑन द रिस्क मैनेजमेंट टेक्निक. सो देयर वाज नो इफेक्ट ऑन द डेरिवेटिव यूजेज ऑफ द रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटजी. मूविंग ऑन, मेथड्स यूज्ड फॉर द इवैल्यूएशन ऑफ डेरिवेटिव्स रिस्क. अब हमने डेरिवेटिव्स के रिस्क को इवैल्यूएट करने के लिए क्या मेथड्स यूज किए हैं. The responses reveal that value at risk is the most popular method of risk assessment among users, since 47.61 of them
with stress testing scenario analysis a close second at 42.86%. अच्छा, यहाँ पे मैं आपको स्टूडेंट्स एक और बात बताती चलूँ. व्हाट इज वैल्यू एट रिस्क? वैल्यू एट रिस्क इज एब्रीविएटेड एज वार. वैल्यू एट रिस्क. बेसिकली दिस इज द रिस्क असेसमेंट स्ट्रेटजी. वार के लिए रिस्क असेसमेंट स्ट्रेटजी के हवाले से मैं आपको बताती जाऊँ कि देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिस्क असेसमेंट स्ट्रेटजीज, जिसके अंदर आप देख लें कि वी हैव जैसे हम अपनी स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करते हैं सिंगल एसेट की, फिर हम कॉम्बिनेशंस में टू पोर्टफोलियो, द केस ऑफ टू पोर्टफोलियो एंड द मल्टीपल पोर्टफोलियोज, उनके केसेस देखते हैं. वी हैव द डिफरेंट टेक्निक्स ऑफ, जैसे हम कोरिलेशन कोफिशिएंट्स निकाल सकते हैं, कोवेरियंस निकाल सकते हैं. हमारे पास और डिफरेंट तरह की रिस्क असेसमेंट टेक्निक्स हैं. ये ट्रेडिशनल वन है. हिस्टोरिकल डाटा की बेसिस के ऊपर हम रिस्क असेसमेंट करते हैं. वार इज अ स्पेसिफाइड टाइप ऑफ अ टेक्निक इन विच वी डू दी वैल्यू एट रिस्क. हम इसके अंदर द मोस्ट प्रोबेबल लॉस कैलकुलेट कर लेते हैं फॉर एन इवेंट टू हैपन. सो द मोस्ट प्रोबेबल रिस्क का मतलब ये है कि हम इसके अंदर ऐसा कोई असेसमेंट हम अपनी ऐसे रखते हैं कि हम ये देख लेते हैं, जिस तरह मैंने आपको इससे पहले ब्रीफ किया था अबाउट द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस. हम डिफरेंट इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस कैलकुलेट कर लेते हैं. अब कैसे? जैसे हम द मोस्ट प्रोबेबल लॉस के लिए हम उसकी पूरी डिस्ट्रीब्यूशन ड्रॉ कर लेंगे एंड देन वी विल लुक एट कि हाउ रेडिली इट इज पॉसिबल कि कितना लॉस हो सकता है, द मोस्ट प्रोबेबल लॉस जिसको हम कहते हैं. दैट इज व्हाट इज कॉल्ड द वैल्यू एट रिस्क. सो इट इज द मोस्ट पॉपुलर मेथड ऑफ रिस्क असेसमेंट अमंग यूजर्स सिंस 47.61 ऑफ देम अडॉप्ट इट विद स्ट्रेस टेस्टिंग एंड सिनेरियो एनालिसिस. अच्छा, स्ट्रेस टेस्टिंग एंड सिनेरियो एनालिसिस से मतलब ये है कि हम कुछ सिमुलेशंस इसके अंदर करते हैं, जिसके अंदर एक बहुत फेमस टेक्निक है जिसको हम कहते हैं मॉन्टे कार्लो सिमुलेशन. मॉन्टे कार्लो सिमुलेशन में भी यही होता है कि हम सिमुलेशन या सिनेरियो एनालिसिस इज बेसिकली एन आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट इन विच वी सेटअप के हमारा कितना प्रोबेबल लॉस हमारा हो सकता है. उसके अंदर हम वर्स्ट केस सिनेरियो एनालिसिस करते हैं. अब उसके अंदर जो हमारा वर्स्ट केस सिनेरियो एनालिसिस होता है, उसके अंदर हम ये देख लेते हैं कि हाउ रेडीली वी कैन, हम जो अपनी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस बनाते हैं उसमें हम देख लेते हैं कि हमारा वर्स्ट कम वर्स्ट कितना हमारा लॉस हो सकता है. लाइक अगर हम रिटर्न्स का पैटर्न देखें तो हमारा वर्स्ट कम वर्स्ट लेट से हमारा 8% पे जा सकता है या 7% पे जा सकता है. हम उसकी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाते हैं एंड देन वी फाइंड आउट कि उसके अंदर हमारा मोस्ट प्रोबेबल लॉस कितना आता है. तो वैल्यू एट रिस्क इज बेसिकली अ कॉम्प्लिकेटेड टेक्निक बाय विच वी कैलकुलेट द रिस्क ऑफ अ पर्टिकुलर प्रोजेक्ट, जिसके हवाले से हम रिस्क असेसमेंट करते हैं अपने प्रोजेक्ट की. तो इस सर्वे के अंदर जो इम्पोर्टेंट बात सामने आई वो ये थी कि 47.6% ऑफ देम दे अडॉप्टेड विद स्ट्रेस टेस्टिंग सिनेरियो एनालिसिस क्लोज टू द सेकंड एट 42.86%. लाइक जो सेकंड जो उनकी प्रेफरेंस थी दैट वाज फॉर द स्ट्रेस टेस्टिंग एंड सिनेरियो एनालिसिस, लेकिन जो पहली प्रेफरेंस थी दैट वाज अबाउट द वार, दैट इज द वैल्यू एट रिस्क विच वॉज द मोस्ट पॉपुलर मेथड. तो जब हमने उनसे पूछा रिस्क असेसमेंट के बारे में ग्रीस के रिस्पोंडेंट से अबाउट द डेरिवेटिव यूजेज, दे सेड दैट 47.61% सेड कि वार सबसे ज्यादा जो है ना वो फेमस थी, और जबकि 42.86 ने कहा दैट इट वाज द सिनेरियो स्ट्रेस टेस्टिंग और द सिनेरियो एनालिसिस. So both of these processes are state of the art in the calculation of risk. So ये दोनों जो processes हैं they were the state of the art in the calculation of risk. जैसे कि मैंने आपको बताया कि state of the art से मतलब ये कि हमारे पास सबसे the most sophisticated techniques in the risk assessment ये हैं, और आप देख लें कि जो हमारे सामने सर्वे के रिजल्ट्स आए हैं वो भी यही सपोर्ट कर रहे हैं कि जो सिनेरियो एनालिसिस और वार जो है वो दोनों द मोस्ट पॉपुलर थे, जो कि सबसे ज्यादा लेटेस्ट हैं इस फील्ड के अंदर. मूविंग ऑन.
ओके, मेथड्स यूज्ड फॉर द इवैल्यूएशन ऑफ डेरिवेटिव रिस्क। अब जो मैंने अभी आपको अपने एक्सप्लेन किए हैं रिजल्ट्स, उनको हमने ग्राफिकल फॉर्म में इसको कन्वर्ट किया आपके लिए। यहाँ देखिए, स्ट्रेस और सिनेरियो टेस्टिंग एनालिसिस दैट इज 42.86%, वैल्यू एट रिस्क इज 47.61 विच स्टैंड्स एट इट्स हाईएस्ट। ऑप्शन सेंसिटिविटी मेजर्स, ये एक और मेथड है फॉर evaluation ऑफ द डेरिवेटिव रिस्क, दैट इज 0%। देन ड्यूरेशन स्लैश बीपी वैल्यू दैट इज 4.76% एंड अदर स्टैंड्स फॉर 14.28%। तो आपके कंसर्न की ये बात है कि जो टॉप लेवल जो टेक्निक है रिस्क असेसमेंट की, दैट फॉल्स एट 47.61 विच इज वार, दैट इज वैल्यू एट रिस्क। नाउ फॉरेन एक्सचेंज रिस्क मैनेजमेंट। फॉरेन एक्सचेंज रिस्क मैनेजमेंट, फॉरेन एक्सचेंज रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है? ओके, व्हेन मल्टीनेशनल इज डूइंग बिजनेस अक्रॉस द बॉर्डर, द फॉरेन एक्सचेंज रिस्क मैनेजमेंट मींस के वी आर गोइंग टू डील विद द फॉरेन एक्सचेंज रिस्क। फॉरेन एक्सचेंज रिस्क का मतलब है दैट द डिफरेंट कंट्रीज दे आर हैविंग डिफरेंट एक्सचेंज रेट्स, और उन एक्सचेंज रेट्स की जो वॉलेटिलिटी है, वॉलेटिलिटी से मतलब ये है कि उनका जो रेट ऑफ चेंज है विद रिस्पेक्ट टू द अदर करेंसीज, दैट आल्सो वेरीज। अब वो जो आपका रेट ऑफ चेंज है विद रिस्पेक्ट टू द अदर करेंसी, वो भी वेरी करता है। उस रिस्क को हम कहते हैं, कुछ किसी के साथ ज्यादा होगा, किसी कंट्री के साथ आप ज्यादा इम्यून होंगे टुवर्ड्स द फॉरेन एक्सचेंज रिस्क, कुछ कंट्रीज के साथ आपका फॉरेन एक्सचेंज रिस्क कम होगा। जैसे आपको मैं एग्जांपल दूं, जैसे अगर हम पाक रुपी का रिलेशनशिप देख लें विद द डॉलर करेंसी, तो हमारा जो डॉलर करेंसी के साथ जो पाक रुपी का रिलेशनशिप है, दैट इज ऑफ ये वीक साइड पे जाता है हमारी, क्योंकि करेंसी जो है वो डिप्रिशिएट होती जाती है। एक ज़माने तक हमारा जो डॉलर के साथ जो एक्सचेंज रेट रहा, दैट रिमेन्ड एट 60, लेकिन एक ही दिन में 1997-98 के दरमियान में एक ही दिन में इट वेंट अप, और ये बहुत इंक्रीज कर गया, एंड इट इंक्रीज्ड एज मच एज 60 से 74, एंड देन इट इज मूविंग ऑन डे बाय डे। और आप देख लें कि अभी जो है ये 100 के करीब पहुंच चुका है। तो फॉरेन एक्सचेंज रिस्क इस हवाले से पिछले 4-5 सालों के दौरान, बल्कि इससे ज्यादा टाइम पीरियड में, हमारी करेंसी की वोलेटिलिटी इनहेंस होती है। इसका मतलब ये कि फॉरेन एक्सचेंज रिस्क हमारा बढ़ गया। Are you getting my point? So foreign exchange risk के बढ़ने से मतलब ये है कि हमारा we are more exposed to the foreign exchange risk, since the foreign exchange risk management is very important for the multinational organizations। जो multinational organizations हैं उनके लिए foreign exchange risk management is very important। 71.44 of the currency derivatives users indicate that they have foreign currency revenues that are less than or equal to 10% of their total operating revenues। Repeat करती हूँ, 71.44% of the currency derivative users indicate that they have foreign currency revenues that are less than or equal to 10% of their total operating revenue। तो जो हमारे 71.44% ऑफ द करेंसी डेरिवेटिव यूजर्स ने ये कहा कि दे हैव फॉरेन करेंसी रेवेन्यूज जो कि 10%, उनके ऑपरेटिंग रेवेन्यू के 10% से भी लेस थे। सो जस्ट 14.2% ऑफ द करेंसी डेरिवेटिव यूजर्स रिपोर्ट दैट 20% ऑफ द टोटल रेवेन्यूज आर इन देयर फॉरेन करेंसी, कि उनके जो टोटल रेवेन्यूज हैं 20% जो हैं वो सिर्फ जो उनके रेवेन्यूज हैं वो फॉरेन करेंसी में है। इसका मतलब है कि फॉरेन करेंसी में वो लोग अपना जो इन्वेस्टमेंट है, ये जो अपना पोर्टफोलियो है वो कम मेंटेन करते हैं, बिकॉज फॉरेन एक्सचेंज के अंदर, फॉरेन एक्सचेंज जो अगर आप करेंसी डेरिवेटिव्स में इन्वॉल्व हैं तो फॉरेन एक्सचेंज रिस्क से आप ज्यादा एक्सपोज्ड होंगे। मूविंग ऑन, सो फॉरेन करेंसी ऑपरेटिंग रेवेन्यूज अमंग करेंसी डेरिवेटिव यूजर्स, जो लोग करेंसी डेरिवेटिव्स यूज कर रहे थे उनका फॉरेन करेंसी ऑपरेटिंग रेवेन्यू कैसा था? 0% ऑफ द टोटल ऑपरेटिंग रेवेन्यू percentage is 14.2% and cumulative percentage is 14.28%. 5% of the total operating revenue is equal to 28.58%. 10% of the total operating revenue 28.58, 15% of the total operating revenue 0, 20% of the total operating revenue 14.28, 25% of the total operating revenues 0, 30% of the total operating revenue 0, 40% of the total operating revenue 0, and 50% plus
of the total operating revenue is equal to 14.28%. Preference among foreign exchange derivative instruments. जब हम फॉरेन एक्सचेंज डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स यूज करते हैं तो हमारे पास क्या प्रेफरेंस है? व्हाट वाज द प्रेफरेंस ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स फॉर द रिस्पोंडेंट्स? इन अकॉर्डेंस विद द इंटरनेशनल प्रैक्टिस, ग्रीक फर्म्स प्रेफर एट 85.72% द फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट. अच्छा, हमने जो डिफरेंट डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट पढ़े थे, पहले उनको रिकॉल कर लेंगे, वो क्या क्या थे? कैन यू नेम देम? Yes, forward contract, future contract, options, swaps, warrants, etc. So these are the different popularly used derivative instruments that are being used. In accordance with the international practice, Greek firms prefer at 85.72% the forward contract. सबसे ज़्यादा जो हमारा contracting हो रही है, that is in the forward contract. Why is it so that forward contracting is more popular? Just guess. Why is it so कि हम किसी और तरफ नहीं जा रहे हैं? हमारा सबसे ज़्यादा जो respondents हैं तो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्टिंग के अंदर एंटर होते हैं. फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्टिंग इसलिए ज़्यादा बेहतर है क्योंकि फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्टिंग इज़ बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन एमएनसी एंड अ बैंक. एमएनसी और बैंक के दरमियान में ये कॉन्ट्रैक्ट होता है. अब उसमें होता यह है कि जो बैंक है वो आपके साथ एक जो करेंसी डेरिवेटिव्स के हवाले से फॉरवर्ड रेट के ऊपर ऑलरेडी एक सेट कर लेता है प्राइस फॉर अ सर्टेन स्पेसिफाइड डेट एंड एट अ स्पेसिफाइड रेट फॉर अ सर्टेन करेंसी कन्वर्जन. अब वो जो रेट सेट कर लेता है, आफ्टर दैट टाइम पीरियड आपके पास ये लेवरेज है दैट यू कैन गेट कन्वर्ट दैट currency at that specified rate and at a specified date for that particular set time period. तो forward contracting ज़्यादा आसान इसलिए भी है क्योंकि it is customized से मतलब ये है कि that is based on the customer's very own need. कैसे कि अगर हमें कोई ट्रांजेक्शन करनी है, अगर हम फ्यूचर कॉन्ट्रैक्टिंग में एंटर होते हैं तो उसके अंदर हमें वो स्टैंडर्डाइज्ड ट्रांजैक्शन है विच इज़ बीइंग कैरिड आउट ऑन दी एक्सचेंजेस. लेकिन जो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्टिंग है दैट इज़ अ कस्टमाइज्ड ट्रांजैक्शन बिटवीन यू एंड अ बैंक. तो आप अपनी मर्जी के मुताबिक, मर्जी से मतलब ये कि आप अपनी ट्रांजैक्शन के मुताबिक, अपनी नीड के मुताबिक यू कैन गेट entered into the agreement with the multinational corporation for doing so. So this is basically the 85.72% the forward contract. ज़्यादातर जो ग्रीक फर्म्स थी उन्होंने प्रेफर किया कि दे आर गोइंग टू यूज़ डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स के हवाले से दे वांटेड टू यूज़ दी फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्टिंग, क्योंकि उसमें जो ईज़ है सबसे बड़ी जो हमें समझ आती है वो ये है कि दैट इज़ अ कस्टमाइज्ड काइंड ऑफ रिलेशनशिप. और उसके अंदर कोई फाइनेंशियल दरमियान में जो है ना फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या क्लियरिंग प्रोसेस वगैरह उस तरह से इन्वॉल्व नहीं होता. इट इज़ जस्ट अ ट्रांजेक्शन between a bank and the multinational corporation. This is the most important instrument in handling foreign exchange risk. So ये सबसे ज़्यादा important instrument है in handling foreign exchange risk. With swaps chosen as first choice by the 14.28% of the currency derivatives users. So with swaps chosen as the first choice by the 14.28% of the currency derivatives यूजर्स. अब उसमें स्वैप्स भी आपके जो सेकेंड इंस्ट्रूमेंट हमारे सामने आया दैट इज़ द स्वैप्स जो कि पॉपुलर इंस्ट्रूमेंट था फॉर यूजिंग द डेरिवेटिव यूजर्स. यहाँ देखिए हमारे सामने पैटर्न आ गया. जितने भी हमारे पास पॉसिबल थे इंस्ट्रूमेंट्स हमने उसके हवाले से उनसे पूछा कि व्हाट इज़ योर प्रेफरेंस अमंग फॉरेन एक्सचेंज डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स. फॉरवर्ड देख लें, फर्स्ट चॉइस जो थी उनकी दैट वाज द 85.72%. This is 85.72%. 85.72% जो फर्स्ट चॉइस थी. हमने उनके 3 चॉइस के ग्रुप्स बना लिए. जो फर्स्ट चॉइस थी वो ये कहती है कि 85.72% फॉरवर्ड, 14.28% ये जो कलर है दैट इज फॉर स्वैप्स, और फिर बाकी रेस्ट ऑफ द अदर दे आर नॉट यूजिंग इट. सेकंड में 42.86% आपके आगे स्वैप्स, देन 14.28% ये जो
कलर नजर आ रहा है फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स, देन 14% आपके OTC ऑप्शंस, ऑरेंज में वी हैव द स्ट्रक्चर्ड डेरिवेटिव्स, सो ऑन एंड सो फोर्थ। देन थर्ड चॉइस में आप देखें सबसे ज्यादा जो टॉप पे थे दोनों 14.28 एंड 14.28 OTC एंड स्ट्रक्चर्ड डेरिवेटिव्स एक साथ, और ब्लू में वी हैव द OTC ऑप्शंस। सो फॉर प्रेफरेंस अमंग द फॉरेन एक्सचेंज इंस्ट्रूमेंट्स, फर्स्ट चॉइस में जो फर्स्ट ब्लॉक हमने बनाया उसमें जो हाईएस्ट हमारी प्रेफरेंस थी दैट वाज फॉर द फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्टिंग, और सेकंड में हमारी जो हाईएस्ट ऑप्शन थी दैट वाज फॉर द स्वैप्स इंस्ट्रूमेंट्स, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। सो दीज आर द प्रेफरेंसेस अमंग द फॉरेन एक्सचेंज डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स। Percentage of currency derivatives of various maturities. The evidence shows that the derivative contracts of shorter maturity are more commonly used than those extending to 1 or more years. तो प्रेफरेंस मेच्योरिटी के लिहाज से ये रही कि जो डेरिवेटिव्स हैं विद शॉर्टर मेच्योरिटी दे वर प्रेफर्ड एज देन एक्सटेंडिंग टू 1 और मोर ईयर्स। उसकी वजह ये जो शॉर्ट टर्म मेच्योरिटी इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, दे आर एक्सपोज टू लेस रिस्क एज कम्पेयर टू दी अदर। अगर आप जैसे से फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की मेच्योरिटी लॉन्गर टाइम पीरियड के लिए जाती है तो उसके ऊपर रिस्क जो है ना वो बढ़ता जाता है। तो शॉर्ट टाइम के ऊपर यूजुअली जितने भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं शॉर्ट टाइम के लिए जो शॉर्ट टर्म मेच्योरिटी होती है उसके ऊपर यूजुअली रिस्क कम होता है, इसलिए जो करेंसी डेरिवेटिव्स भी शॉर्ट टर्म वाले होंगे उनके ऊपर कंपैरेटिवली रिस्क कम होगा एज कम्पेयर टू द लॉन्ग टर्म। एंड द फर्म्स दे आल्सो अवॉइड इट, फर्म्स अवॉइड भी करती हैं कि ज्यादा लॉन्ग टर्म उसके अंदर ना जाएं। उसकी रीजन ये होती है क्योंकि लॉन्ग टर्म कमिटमेंट इज ऑलवेज डिफिकल्ट टू बी यू नो ऑनर्ड, सो दैट इज वाई जो आपकी मेच्योरिटीज कम मेच्योरिटीज वाली इंस्ट्रूमेंट्स हैं दे आर प्रेफर्ड टू बी यूज्ड। देन इज इन पर्टिकुलर 71.43% of the currency derivative users select contracts with maturity of 90 days or less, मतलब so much so कि 90 days का मतलब है 3 months, यानी कि ज्यादातर जो हैं वो अपनी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स ऐसी यूज करेंगे जिनका जो टाइम पीरियड है दैट इज लेस देन फॉर 3 months, 3 months है या उससे भी कम है। सो इन पर्टिकुलर दी 71.43% ऑफ द करेंसी डेरिवेटिव यूजर्स सिलेक्ट कॉन्ट्रैक्ट्स विद द मेच्योरिटी ऑफ 90 days और लेस, या तो वो 90 days हैं या उससे भी लेस हैं। ये 71.43% का रिस्पॉन्स है। द टेंडेंसी ऑफ फर्म्स वर्ल्ड वाइड टू प्रेफर डेरिवेटिव्स विद द शॉर्ट टर्म मेच्योरिटी, तो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स जिनकी शॉर्ट टर्म मेच्योरिटी है उनको प्रेफर किया जाता है। तो फर्म्स की टेंडेंसी ये है वर्ल्ड वाइड दैट इज दे प्रेफर डेरिवेटिव्स विद द शॉर्ट मेच्योरिटी। सो दिस बेसिकली दिस इज द परसेंटेज ऑफ करेंसी डेरिवेटिव्स ऑफ द वेरियस मेच्योरिटीज, और परसेंटेजेस के लिहाज से आप देख लें कि 90 days और लेस की है, फिर 91 to 180 days की है, 180 days to 1 year है, 1 to 3 years है, एंड देन मोर देन 1 year है, मोर देन 3 years है, सॉरी। ये आपकी शॉर्ट टर्म है, ये आपकी तकरीबन मीडियम टर्म में आ जाती हैं, और ये आपकी लॉन्ग टर्म में आ जाती हैं। सो आप देख लें कि जो हमारी ज्यादातर जो परसेंटेज है दैट इज प्रेफरिंग फॉर द लेस टाइम, जो हमारी जो टाइम मेच्योरिटी है, जो जिन इंस्ट्रूमेंट्स का मेच्योरिटी शॉर्ट टर्म है, ज्यादातर जो है वो फर्म्स वो आपको शॉर्ट टर्म के लिए प्रेफर करेंगे। Impact of incorporation of the market expectations into the CRM. At 21.43%, firms frequently alter the timings and the size of their hedge based on their managers' expectation. अच्छा ऐसा होता है कि 21.43% firms they frequently alter the timings and the size of their hedge based on their managers' expectations. कुछ फर्म्स ऐसी होंगी जो अपनी टाइमिंग्स और हेड जो है वो दे आर गोइंग टू चेंज अकॉर्डिंग टू दी मैनेजर्स एक्सपेक्टेशन। व्हाट इज मेंट बाय मैनेजर्स एक्सपेक्टेशन? क्योंकि मैनेजर्स एक्सपेक्टेशन से मतलब ये है क्योंकि मैनेजर्स आर दोज हु आर गोइंग टू टेक द डिसीजन। अब कितने टाइम मेच्योरिटी के लिए करना है, कितने साइज के लिए करना है और कितने टाइम के लिए करना है, दैट इज लार्जली बीइंग रिफ्लेक्टेड बाय द मैनेजर्स ओन पर्सनालिटीज, देयर टेंडेंसी टुवर्ड्स जो प्रोपेंसिटी टुवर्ड्स द रिस्क। अब आप वो कितना रिस्क लेना चाहते हैं फॉर दैट वेरी मैटर, वो कितना रिस्क लेना चाहते हैं वो उसके अकॉर्डिंगली वो उसको अपने लिए प्रेफर कर लेंगे। सो the rate that is considerably high but is in accordance with the
corresponding surveys. यहाँ देखिए, this is the impact of incorporation of the market expectations into the currency risk management. Alter the timings of hedge, alter the size of the hedge and alter take positions. Managers they alter the timings of hedge. किस तरह से managers का जो response है वो हमने 3 इसके अंदर लिखा हुआ है. Never, sometimes and often. Do the managers never alter the timings of hedge? Do the managers never alter the size of hedge? Do the managers actively take positions? हमने इन 3 क्राइटेरिया के हिसाब से आंसर करना है. पहले का देखें, alter the timings of the hedge. So do the managers alter the timings of hedge? उसके जवाब में कहा 57.1% रिस्पोंडेंट ने कहा कि sometimes they change the they alter the timings of the hedge. They change the timings of the hedge. 57.14% ने कहा. इसका मतलब है कि टाइमिंग्स को वो चेंज करते हैं, राइट. देन 21.43% ने ये कहा कि they never do it और कुछ ने कहा कि they often do it. So ये सेकेंड वाला क्वेश्चन था, that was about the size. So first was about the timings, second was about the size and third was to take positions. साइज ऑफ द हेज के जवाब में 64.28% ने ये कहा कि समटाइम्स दे ऑल्टर द साइज ऑफ द हेज, राइट. एंड 21.43% रिस्पोंडेंट्स ने कहा दैट दे ऑफन चेंज द साइज ऑफ द हेज, वेयर एज 14.29% ऑफ द रिस्पोंडेंट्स सेड that they never change they never change the size of the hedge. साइज ऑफ द हेज से मतलब ये है कि हेज की जो अमाउंट है उसका साइज कितनी दफा वो चेंज करते हैं, समटाइम्स, नेवर और ऑफन. एंड एक्टिवली टेक पोजीशन. एक्टिवली टेक पोजीशंस का मतलब यह है कि बाइंग और सेलिंग में दे आर गोइंग टू बी एक्टिवली इन्वॉल्व, वेदर दे आर गोइंग टू टेक दी कौन सी पोजीशंस थी बाइंग एंड सेलिंग की, कैन यू टेल मी? यस, दीज वर द लॉन्ग पोजीशंस. 2 तरह की पोजीशंस नॉर्मली हम लेते थे फॉर द डेरिवेटिव यूजर्स, long positions and the short positions. What is long position? Long is to buy and short is to sell. So long position का मतलब ये है कि कितनी दफा के बाइंग की कितनी पोजीशंस ले रखी हैं, और शॉर्ट पोजीशंस का मतलब है कि आपने कितने कॉन्ट्रैक्टिंग ऐसे किए हैं जिसके अंदर आपने शॉर्ट पोजीशंस ले रखी हैं. So actively take positions. They actively take positions. Never they actively take positions. Hedge. कितने respondents ने कहा कि they actively take positions? 92.86% ने ये कहा they never actively take positions. They do not change the positions buying और selling के लिहाज से, long positions and short positions की shifting के लिहाज से. उसकी लॉजिक भी हमें समझ आती है क्योंकि ये इतना easy नहीं है. If you are going to take a long position or a short position, उसको बार बार change करना is not that easy. उसकी technicalities हैं because once you enter into a hedging agreement आप उसको बार बार उस तरह से change नहीं कर सकते. Preference among interest rate derivatives. This part of the questionnaire records the behavior of the firm that hedge the interest rate risk they face. The first question is related to the derivative contract that firm choose in order to hedge the risk from the interest rate variations. अच्छा, interest rate derivatives के बारे में आपको थोड़ा सा बताती चलूं. Interest rate derivatives आपके वो derivatives हैं which are specifically being formulated in order to hedge the interest rate risk. Got my point? यानी कि ऐसे आपके डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स विच आर स्पेसिफिकली फोकसिंग ऑन हेजिंग द इंटरेस्ट रेट रिस्क. तो इंटरेस्ट रेट रिस्क को मैनेज करने के लिए जो डेरिवेटिव्स यूज हो रहे होंगे उसका हमने नाम रखा है इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव्स. अब हमारा जो ये हम ग्रीक फर्म्स के से हमने जो डाटा लिया है उस सर्वे फॉर्म के ऊपर डिफरेंट सेक्शंस थे उस क्वेश्चनर के. अब ये जो सेक्शन है क्वेश्चनर का, दिस पार्ट ऑफ द क्वेश्चनर रिकॉर्ड्स द बिहेवियर ऑफ द फर्म दैट हैज द इंटरेस्ट रेट रिस्क दे फेस, कि कितने जो फर्म्स हैं वो फेस करती हैं इंटरेस्ट रेट रिस्क को. द फर्स्ट क्वेश्चन इज रिलेटेड टू द डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट दैट फर्म चूज इन ऑर्डर टू हैज द रिस्क फ्रॉम द इंटरेस्ट रेट
वेरिएशंस। अब इंटरेस्ट रेट वेरिएशंस को मैनेज करने के लिए व्हाट काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग द फर्म्स आर नॉर्मली यूजिंग, कौन कौन सी दीज कॉन्ट्रैक्ट्स आर फॉरवर्ड्स, futures, swaps, over the counter and exchange traded options and structured derivatives. These are the different types of instruments, financial instruments, the financial derivatives which are being used in order to hedge the interest rate risk. क्या है? These are the forwards, futures, swaps, over the counter and exchange traded options and structured derivatives. अब क्या है? ओवर द काउंटर से मतलब ये है कि ओटीसी मार्केट में, ओटीसी जो हमारी जो नॉर्मली ओटीसी है, दैट इज फॉर दोज फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स या फॉर दोज रिस्पोंडेंट्स हु आर नॉट रजिस्टर्ड, जो कि स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर्ड नहीं होते, वो नॉर्मली ओटीसी मार्केट में जाके अपनी ट्रांजैक्शंस कर लेते हैं। व्हाट इज ओटीसी मार्केट? दैट इज बेसिकली जो ओटीसी मार्केट का कॉन्सेप्ट है, ओवर द काउंटर मार्केट का कॉन्सेप्ट है, वो ये कहता है कि जहाँ पे जो फर्म्स रजिस्टर्ड नहीं होती स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर, वो ओटीसी मार्केट के थ्रू अपनी ट्रेडिंग कर लेती हैं। कैसे? थ्रू टेलीफोन्स, ऑनलाइन हो गया, लाइक दे डू नॉट हैव टू गो फिजिकली टू द फ्लोर और उनकी ट्रांजैक्शन हो जाती है। अब जो ट्रेंड फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स के अंदर जो ट्रेंड है वो ये है कि ओटीसी मार्केट के अंदर ट्रेडिंग बहुत ज्यादा है, ये मैं आपको अदरवाइज बता रही हूँ। और फ्यूचर कॉन्ट्रैक्टिंग और फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्टिंग, क्योंकि ये एक्सचेंज ट्रेडेड इंस्ट्रूमेंट्स हैं, इसके अंदर आपकी जो ट्रांजैक्शंस हैं वो कम होती हैं। क्यों? उसकी वजह ये है क्योंकि ओटीसी के अंदर ट्रेडिंग करना ज्यादा आसान है। आसान इसलिए क्योंकि दैट इज नॉट फॉर द रजिस्टर्ड फर्म्स। इवन रजिस्टर्ड जो फर्म्स होती हैं, जो लिस्टेड फर्म्स होती हैं, वो भी उसके ऊपर एक्सचेंज कर सकती हैं। तो जो लिस्टेड फर्म्स हैं वो भी कर सकती हैं, जो अनलिस्टेड फर्म्स हैं वो भी कर सकती हैं। तो वो ईज की वजह से जो ओटीसी मार्केट है वो कई दफा बहुत पॉपुलर होती है। सो दी कॉन्ट्रैक्ट्स आर फॉरवर्ड्स, फ्यूचर्स, स्वैप्स, ओवर द काउंटर एंड एक्सचेंज ट्रेडेड ऑप्शंस एंड स्ट्रक्चर्ड डेरिवेटिव्स। मूविंग ऑन, यहाँ देखें अब हमारे पास ये पैटर्न आ गया। आप देखें सबसे जो हमारी लॉन्ग लेंथ वाला बार है, दैट इज अबाउट द फर्स्ट चॉइस के अंदर, दैट इज अबाउट द स्वैप्स। सो इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव्स के अंदर जो इंटरेस्ट रेट स्वैप्स हैं, जिसमें प्लेन वनीला भी हो सकता है और दूसरे भी हैं, ये उनके नाम हैं जो मैं आपको बता रही हूँ। स्वैप्स जो हैं वो सबसे ज्यादा पॉपुलर हैं अमंग द इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव्स। सो जैसे कि आपको नजर आ रहा है इस बार से कि फर्स्ट चॉइस के अंदर स्वैप्स जो हैं दे आर द मोस्ट पॉपुलरली बीइंग यूज्ड इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव्स, जो कि हमारे सामने हैं। उसके बाद अगर हम देख लें तो सेकेंड चॉइस के अंदर हमारे पास ओटीसी ऑप्शंस ज्यादा हैं, और थर्ड के अंदर वी हैव गॉट दीज स्ट्रक्चर्ड डेरिवेटिव्स। Okay, frequency of interest rate derivatives, usage for certain objectives. According to the evidence, almost all interest rate derivative users indicate that they use derivatives to swap from floating rate debt to fixed, sometimes at 80% and often at 13.33%. अच्छा, यहाँ पे हमारे पास दो तरह के होते हैं स्वैप्स। एक है हमारे पास फिक्स्ड और एक है हमारे पास फ्लोटिंग रेट। फ्लोटिंग रेट डेट और फिक्स्ड, फ्लोटिंग रेट से मतलब ये होता है कि इट इज जो आपका रेट है दैट इज गोइंग टू बी डिटरमिन्ड विद द फ्री फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, और वो जो रेट सेट होगा उसी के मुताबिक आपकी ट्रांजैक्शन होगी। जबकि फिक्स्ड का मतलब है कि जो डिमांड एंड सप्लाई से रिलेटेड जो भी आपका रेट सेट हो, यू आर अनकंसर्न विद दैट, और आप सिर्फ जो है ना फिक्स जो रेट आपने कोट कर दिया है, यू विल स्टिक टू दैट पर्टिकुलर रेट। That is about the difference between the fixed and floating. अच्छा, यहाँ देखें frequency of interest rate derivative usage for certain objectives. Swap from fixed to floating, आपको जैसा कि नजर आ रहा है, हमने blue जो बार है, blue color that shows never, purple stands for sometimes and green stands for often. Swap from fixed to floating, आप देखें कि सबसे ज्यादा जो हमारी प्रेफरेंस थी that they never preferred to swap fixed to floating. फिक्स्ड से फ्लोटिंग पे हमने इन्हिसार नहीं किया या हमने उसके ऊपर प्रेफर नहीं किया। स्वैप फ्रॉम फ्लोटिंग टू फिक्स्ड, फ्लोटिंग से हम फिक्स्ड की तरफ आ गए। फिक्स से फ्लोटिंग पे नहीं गए लेकिन फ्लोटिंग से फिक्स्ड पे आ गए, और आप देखें कि एक बहुत बड़ा जो लार्ज परसेंटेज है दैट हैज मूव्ड फ्रॉम फ्लोटिंग टू फिक्स्ड, जो कि आपको पर्पल कलर का बार नजर आ रहा है। फिक्स्ड स्प्रेड इन एडवांस, फिक्स्ड स्प्रेड इन एडवांस जो आपको ब्लू कलर का बार नजर आ रहा है, नेवर
और लास्ट में रिड्यूस कॉस्ट बेस्ड ऑन द मार्केट व्यू, इसमें भी एक आपको जो दे हैव नेवर रिड्यूस द कॉस्ट बेस्ड ऑन द मार्केट व्यू, जो कि हमारे इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव यूजर्स कह रहे हैं. सो दीज आर दी बेसिकली रिस्पॉन्सेज फ्रॉम द डेरिवेटिव्स. Now the impact of market view on the interest rate hedge. Among the interest rate derivative users, 93.33% of the firms deny that their market view support them to actively take positions in derivatives. अच्छा, ये बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है स्टूडेंट्स कि हमारे जो डेरिवेटिव यूजर्स हैं उनमें से जो 93.33% ऑफ द फर्म्स हैं, दे डिनाई दैट देयर मार्केट व्यू सपोर्ट्स देम टू एक्टिवली टेक पोजीशंस इन डेरिवेटिव्स. के ज्यादातर ऐसा होता है कि दे आर नॉट डिपेंडिंग ऑन द मार्केट व्यू सपोर्ट. 93% ऑफ द फर्म्स डिनाई दैट देयर मार्केट व्यू सपोर्ट देम टू एक्टिवली टेक पोजीशंस इन डेरिवेटिव्स. उन्होंने ये कहा कि हमारा ये मार्केट व्यू नहीं है कि हम अपना पोजीशन चेंज करें. वी आर नॉट गोइंग टू चेंज इट based on the market view. In contrast, they argue that their market view may alter the timings of the hedge either occasionally at 73.33% or often at 20%. लेकिन उन्होंने ये कहा कि उनका जो मार्केट व्यू है, दे मे ऑल्टर द टाइमिंग्स ऑफ द हेज, वो अपने जो हेज की टाइमिंग्स को चेंज कर सकता है. इन कंक्लूजन, नेटिव फर्म्स अपीयर नॉट टू कन्वर्ट देयर एक्सपेक्टेशंस. इसका मतलब यह है कि नेटिव फर्म्स जो हैं या जो लोकल फर्म्स हैं, दे आर नॉट गोइंग टू कन्वर्ट देयर एक्सपेक्टेशंस. वो अपनी एक्सपेक्टेशंस को कन्वर्ट नहीं कर रही, अपनी एक्सपेक्टेशंस को चेंज नहीं कर रही. अब ये वही इम्पैक्ट ऑफ मार्केट व्यू ऑन द इंटरेस्ट रेट हेज है कि मार्केट का क्या व्यू है और रिस्पोंडेंट्स का क्या व्यू होगा. नेवर, समटाइम्स, ऑफन दे हैव बीन आस्क्ड अबाउट द मार्केट व्यू ऑन द इंटरेस्ट रेट हेज. जो आपको ये पैटर्न्स नजर आ रहे हैं फर्स्ट, सेकंड और थर्ड चॉइस में. ऑल्टर द टाइमिंग्स ऑफ द हेज, आप जो आपका ऑरेंज कलर का बार है. Yellow, alter the size of the hedge and actively take positions. Actively take positions, they have never actually taken the positions, but they have altered the timings of the hedge and they have altered the अगर इसके अंदर आप देखें, ये इसके अंदर आप देखें तो alter the timings of the hedge है ज्यादा, इसमें भी alter the timings of the hedge ज्यादा है और इसमें take active positions हैं. But they have never taken the active positions. They have sometimes altered the timings of the hedge and they have often altered the timings of hedge. तो alter the timings of hedge की percentages ज़्यादा हैं, जबकि they have never taken the positions, उसकी percentage सबसे highest है in the first bar. Preference among commodity derivative contracts. Now comes the commodity derivative contracts. Commodity derivative contracts कौन से होते हैं? कमोडिटी डेरिवेटिव्स वो होंगे जो कि आपके बेस करेंगे जिसका कोई अंडरलाइंग एसेट जो है वो कोई कमोडिटी होगा. एंड व्हाट आर द कमोडिटी डेरिवेटिव्स? फ्यू एग्जांपल्स आर, जैसे इट कैन बी व्हीट, इट कैन बी राइस, it can be gold, it can be some other assets that are underlying. So जो commodity derivative contracts हैं, they are very very important. So preference among the commodity derivative contracts. Commodity risks were expected to fill in this section, which amounts 23.80 of all derivative users. और हमने जब शुरू में जब हमने इसका फर्स्ट पार्ट आपको प्रेजेंट किया था इस रिसर्च पेपर का, तो मैंने आपको उस वक्त भी बताया था कि कमोडिटी रिस्क डेरिवेटिव्स सबसे ज्यादा कम यूज हो रहे हैं एज कम्पेयर टू द रेस्ट of all the other derivatives which were being used by these Greek firms. So commodity risks were expected to fill in this section, which amounts 23.80 of all the derivative users. The most popular derivative contracts used for hedging commodity risks are futures, as revealed by the 60% of the commodity derivative users. So सबसे ज़्यादा जो popular हैं derivative contracts के, they were for hedging the commodity risk, they were the future contracts, जो कि हमारे ज़्यादातर 60% of the commodity users ने कहा. तो the most popular derivative contracts used for hedging commodity risks are futures. कमोडिटी रिस्क के वैसे तो कम है, लेकिन कमोडिटी रिस्क में सबसे ज्यादा जो कॉन्ट्रैक्टिंग जिस मेथड के थ्रू हो रही है वो फ्यूचर्स के थ्रू हो रही है. समझ आ रही है बात? देखिए, पहले मैंने बात ये की कि डेरिवेटिव यूजर जो है वो 23.80% जो है वो कमोडिटी रिस्क वाले यूज करते हैं. अब जो कमोडिटी डेरिवेटिव्स यूज कर रहे हैं उसमें 60% जो डेरिवेटिव्स हैं वो आपके फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स वाले हैं. मतलब उसके आगे भी टाइप्स होंगे ना, कौन से टाइप का आप
डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट यूज करें, फ्यूचर वाला करें, फॉरवर्ड वाला करें, क्या करें. रिजल्ट शो दैट द ग्रीक नॉन फाइनेंशियल फर्म्स अलाउ फॉलो द यूएस पैटर्न इन हेजिंग कमोडिटी रिस्क. सो रिजल्ट्स ये कहते हैं कि जो ग्रीक नॉन फाइनेंशियल फर्म्स हैं दे फॉलो द यूएस पैटर्न इन हेजिंग कमोडिटी रिस्क. ज़्यादातर वो यूएस का जो पैटर्न है दे आर यूजिंग फॉर हेजिंग द कमोडिटी रिस्क. ये उनका सिमिलर था जो हमारा यूएस में हमने सर्वे किया उसके रिजल्ट्स के साथ. यहाँ देखें प्रेफरेंस अमॉन्ग कमोडिटी डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स, सबसे ज्यादा फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्टिंग, सेकंड चॉइस में स्वैप्स एंड थर्ड के अंदर हमारे पास जो बनती है दैट इज अबाउट द ओटीसी ऑप्शंस एंड द फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स. तो सबसे ज्यादा जो द मोस्ट पॉपुलर कमोडिटी फ्यूचर डेरिवेटिव्स जो यूज हो रहे थे दे वर अबाउट द फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स. एंड व्हाट आर द फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स? फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स आपके एक्सचेंज ट्रेडेड इंस्ट्रूमेंट्स हैं, फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स हैं विच यू कैन यूज, जिसके अंदर ये तो ये कि ये लिस्टेड उसके अंदर हैं. देन सेकेंडली ये कि आप इसको प्रॉपर एक क्लियरिंग हाउस के थ्रू आप इसको करा सकते हो. इसमें आपने इनिशियल मार्जिन जमा कराना होता है अनलाइक दी फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट जिसके अंदर हमें इनिशियल मार्जिन नहीं जमा कराना होता है. फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट आपका एमएनसी और बैंक के दरमियान में होता है जिस जो आपको बैंक प्रोवाइड करता है जस्ट बीइंग दैट यू आर देयर यू नो रिनोन्ड कस्टमर, तो आपको ये बैंक फैसिलिटी देता है. लेकिन जो आपके जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उसके अंदर आपको ये जो है लाइक लिस्टेड कंपनीज के अंदर जो आपका जो डेरिवेटिव है फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट जो आपका है दैट इज बिटवीन यू एंड सम एक्सचेंज. तो आपके साथ एक्सचेंज इन्वॉल्व है, ब्रोकर आपके साथ ट्रांजैक्शन करा के देता है जो कि मिडिल मैन है, बायर और सेलर को करीब लेके आता है. उसकी प्राइसेस उस एक्सचेंज के ऊपर बिल्कुल ऐसी सेट होती हैं थ्रू द डिमांड एंड सप्लाई. उसकी ट्रेडिंग एक्टिविटीज बिल्कुल सिमिलर हैं टू द स्टॉक एक्सचेंज और उसके अंदर डिफरेंट जो है ना वो इंस्टीट्यूशंस इन्वॉल्व हैं जैसे नेशनल फ्यूचर एसोसिएशंस एक्सेट्रा. तो फॉरवर्ड से फ्यूचर जो है वो ज्यादा फॉर्मलाइज्ड है या सोफिस्टिकेटेड है एज कम्पेयर टू द फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्टिंग. नाउ ऑप्शंस यूजेज अक्रॉस रिस्क क्लासेस. अब ऑप्शंस का क्या यूज है? व्हाट इज एन ऑप्शन? ऑप्शन इज देन अगेन आर डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स वेयर बाय यू गिव द राइट टू बाय और सेल a specified amount of a transaction, a specified amount of a currency at a specified date and at a specified rate. Unlike the future contract, options के अंदर हमारे पास right है, we may buy or we may not buy. यहाँ पे आपको कुछ प्रीमियम पे करना पड़ता है और ये फिर आपने ये देखना है कि क्या प्रीमियम ज्यादा है या मैं उसको पे कर लूँ एट दी मार्केट प्राइस. प्रीमियम देने से मतलब ये होता है कि आपने राइट ले लिया. राइट आपको मुफ्त में नहीं मिलेगा, राइट आपको मिलेगा विद प्रीमियम. जब आपको प्रीमियम मिलेगा तो तभी आपको राइट मिलेगा, राइट टू बाय और सेल. राइट, तो राइट टू बाय और सेल मीन्स के वेदर यू मे बाय और यू मे सेल, दैट इज कॉल ऑप्शन या पुट ऑप्शन, जो कि हमने बड़ी डिटेल से पढ़ी, मैंने आपको एक्सप्लेन किया था इससे पहले, जस्ट टू रिवाइज द कॉन्सेप्ट ऑन योर माइंड सो दैट इट गेट्स फ्रेश अप. ऑप्शंस का क्या यूज है अक्रॉस द रिस्क क्लासेस? फर्म्स वर आस्क्ड टू इंडिकेट व्हिच टाइप ऑफ ऑप्शंस दे हैव यूज्ड ड्यूरिंग द लास्ट 12 मंथ्स एंड फॉर हेजिंग व्हिच रिस्क क्लास. पहली बात ये है कि कौन सी टाइप ऑफ ऑप्शंस दे हैव यूज्ड ड्यूरिंग द लास्ट 12 मंथ्स, पिछले एक साल के अंदर, एंड फॉर हेजिंग व्हिच रिस्क क्लास, और कौन सी रिस्क क्लास को हेज करने के लिए उन्होंने यूज किया. द प्रोपोर्शन ऑफ द नेटिव डेरिवेटिव्स यूजर्स ड्यूरिंग लास्ट ईयर इज 28.57%. That is very low compared to the 69% survey which was conducted in UK. अच्छा, हम थ्रू आउट इसको अपने सर्वे को हमने यूके के पर्सपेक्टिव में देखा. पिछले लेक्चर में कुछ ज्यादा कंपैरिजंस थे. आपने देखा द प्रोपोर्शन ऑफ द नेटिव डेरिवेटिव यूजर्स ड्यूरिंग द लास्ट ईयर इज 28.57%. ऑप्शंस के ऑप्शंस जो है वो 28.57% लोगों ने यूज किया, जो कि लो था, बहुत लो था. जब हमने यूके में सर्वे किया तो उन्होंने ये हमें बताया कि 69% लोग जो हैं वो ऑप्शंस ज्यादा यूज कर रहे थे. 19.07 of the firms in the sample used options to hedge their foreign exchange risk. अब 19.07 फर्म्स ने यूज किया ऑप्शंस को in order to hedge the foreign exchange risk. 19.07% लोगों ने फॉरेन एक्सचेंज रिस्क को हेज करने के लिए ऑप्शंस को यूज किया. इसका मतलब है कि ऑप्शंस का जो यूजेज है वो कंपैरेटिवली कम है एज कंपेयर टू दी अदर इंस्ट्रूमेंट्स. ऑप्शन यूजेज अक्रॉस रिस्क क्लासेस. अब डिफरेंट टाइप्स के ऑप्शंस हैं
जो कि आपने पढ़े थे यूरोपियन ऑप्शंस एंड अमेरिकन ऑप्शंस, और हमने आपको उसके फीचर्स बताए थे। और अब ये देखें कि इन्होंने किस तरह से उसको क्लासिफाई किया कि दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑप्शंस। आप बेशक आपको इसकी डिटेल नहीं पता या आपको इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं पता, बट दिस पेपर ओनली प्रेजेंट्स यू, जो इसका पर्पस है वो ये है कि आपको कंपैरिजंस बता दे कि किस रिस्क क्लास के हवाले से क्या क्या प्रेफरेंसेस हैं फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द रिस्पोंडेंट्स, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द फर्म्स, those who are actually implementing all these derivative usage on ground, right? So the standard European options, foreign exchange risk is 9.52%, interest rate risk is 0% and commodity risk is 0%. तो यूरोपियन ऑप्शन जो है वो यूज हो रही है 9.52%। फर्म्स ने हमें ये बताया कि फॉरेन एक्सचेंज रिस्क के लिए हम इसको यूज करें। सिमिलरली अमेरिकन ऑप्शंस का जो परसेंटेज है इन ऑर्डर टू यूज द फॉरेन एक्सचेंज रिस्क, दैट इज 4.76। और आप देख लें स्टूडेंट्स के यहाँ पे हमें ज्यादा जो है ना वो फॉरेन एक्सचेंज रिस्क को मैनेज करने के लिए वी आर यूजिंग दीज ऑप्शंस। बास्केट ऑप्शन 0%, बैरियर ऑप्शंस 9.52% एंड ऑप्शन कॉम्बिनेशंस, कॉलर्स एंड स्ट्रैडल, दैट इज 4.76%। इंटरेस्ट रिस्क के हवाले से हमारे पास जो दो चीजें ज्यादा यूज हो रही हैं वो ऑप्शन कॉम्बिनेशन एंड बैरियर ऑप्शंस यूज हो रहे हैं। कमोडिटी रिस्क के लिए वी आर यूजिंग दी अदर ऑप्शंस। इसका मतलब है कि जो हमें इस पूरे टेबल से जो हमें ज्यादा चीज ऑब्वियस नजर आ रही है वो ये है कि फॉरेन एक्सचेंज रिस्क जो है दैट इज बीइंग मैनेज्ड विद द हेल्प ऑफ ऑल दीज ऑप्शंस। और ओवरऑल जो है वो ऑप्शंस का इस्तेमाल कम है बाय ऑल दीज ग्रीक फर्म्स जो है वो ऑप्शंस का इस्तेमाल कम कर रही हैं। Frequency of report to the board of directors. Derivative users are expected to indicate the frequency with which they report their derivative activity to the board of directors. अच्छा, जैसे कि मैंने आपको अभी IFRS के स्टैंडर्ड्स के हवाले से बात की, पाकिस्तान में ICAP के हवाले से, कि आपने अपने जो जितने भी अकाउंटिंग मेथड्स हैं उनको आपने डिस्क्लोज करना है to the management and ultimately to the board of directors. The derivative users are expected to indicate the frequency with which they report their derivative activity to the board of directors. यानी डेरिवेटिव यूजर जो हैं वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को कैसे रिपोर्ट करते हैं अबाउट हाउ फ्रिक्वेंटली दे आर यूजिंग इट। फर्म्स मेजर टेंडेंसी एट 38.09% is to report on derivatives quarterly, whereas 19.05% of the derivative users report more often than that per month. तो मेजर टेंडेंसी ये कहती है दैट 38.09% इज टू रिपोर्ट ऑन द डेरिवेटिव्स क्वार्टरली आप डेरिवेटिव्स को रिपोर्ट करते हैं, और 19.05 ऑफ द डेरिवेटिव यूजर्स रिपोर्ट मोर ऑफन देन दैट पर मंथ। लाइक जो ज्यादा हमारी रिपोर्टिंग होती है टू द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स दैट इज यूजुअली 38.09%, राइट, और 19.05% ये कहते हैं कि वो मंथली भी कहते हैं। जर्मनी 80% ऑफ द डेरिवेटिव यूजर्स रिपोर्ट टू द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मंथली। जर्मनी में 80% ऑफ द जो डेरिवेटिव यूजर्स हैं दे रिपोर्ट टू द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मंथली। अच्छा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को रिपोर्ट करने के बहुत से फायदे हैं, क्योंकि आपको पता है कि गैप नहीं होना चाहिए बिटवीन दी फर्स्ट लेवल मैनेजर्स एंड दी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, टॉप मैनेजमेंट। अब उसमें क्योंकि देखें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो हैं वो आपको अपना विजन और मिशन इनकलकेट करते हैं विच यू हैव टू फॉलो। अगर इन बोर्ड मेंबर्स में और स्टाफ में गैप होगा, ट्रांसपेरेंसी नहीं होगी, तो इवेंचुअली इट इज गोइंग टू बी अ प्रॉब्लम। उसकी वजह यह है क्योंकि इस मिसकम्युनिकेशन से बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। बेहतर ये होता है कि आप बार बार या फ्रीक्वेंटली रिपोर्ट करें, जैसे कि आपके सामने एविडेंस भी है 80% ऑफ द टाइम यू रिपोर्ट इट टू द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। लेकिन यह है कि अगर आप क्वार्टरली भी उसको कर रहे हैं तो तब भी ठीक है, सो दैट अगर उसके अंदर कोई चेंजेस आ जाती हैं या कोई प्रॉब्लम आ जाता है तो इवन देन यू कैन अकोमोडेट दैट। यहाँ देखें, दिस इज द पाई चार्ट विच एक्सप्लेन्स यू अबाउट द फ्रीक्वेंसी ऑफ रिपोर्ट टू द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। जो सबसे ज्यादा परसेंटेज है दैट इज 38.09%, दे आर रिपोर्टिंग इट ऑन क्वार्टरली बेसिस। और उसके बाद जो बड़ी बार हमें नजर आ रही है दैट इज 33.33% एज नीडेड। ये भी एक बड़ा अच्छा तरीका है, जब जरूरत पड़े या जब आप ये फील करो कि आपने अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को बताना है, तो 33.33% ऑफ द रिस्पोंडेंट्स दे रिपोर्ट इट टू द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स व्हेन इट इज रिक्वायर्ड। जब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आपसे इसके हवाले से रिपोर्ट मांग लेंगे, ओनली देन यू मे प्रोड्यूस इट।
19.05% says that it is going to be on monthly basis, and 9.53% says that it is the others, like depends, monthly हो सकता है, quarterly हो सकता है, annual हो सकता है, depending on their need, depending on the board requirement. Most common counterparty in derivative transactions. Firms at this point were requested to reveal what kind of firms or organizations choose as counter parties. The most common counterparty for native firm is the commercial banks at 71.43%. अच्छा, काउंटर पार्टी का मतलब ये होता है कि who is the second or the other party with which you are transacting, और वो कौन सी पार्टी है, that is the commercial banks at the rate of 71.43%. ज़्यादातर जो हमारे रिस्पोंडेंट्स थे उन्होंने ये हमें जवाब दिया कि हमारा जो सेकेंड काउंटर पार्टी होती है फॉर द डेरिवेटिव ट्रांजैक्शंस, हमें डेरिवेटिव ट्रांजैक्शन कौन करा के देता है, दैट इज द कमर्शियल बैंक 71.43% ऑफ द केसेस में. और वो हमारी कौन सी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है जो कि कमर्शियल बैंक्स के साथ डील करती है डायरेक्टली, कैन यू टेल मी? यस, वेरी गुड, दैट इज द फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्टिंग. वेरी गुड. फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्टिंग में हमारा जो कमर्शियल बैंक है दैट एक्ट्स एज अ काउंटर पार्टी, या जिसके साथ हम डेरिवेटिव्स का यूजेज कर रहे होते हैं. तो ये एक आसान तरीका है या एक ये इजी मेथड है फॉर डूइंग इट. सो द मोस्ट कॉमन काउंटर पार्टी इन द डेरिवेटिव ट्रांजैक्शन, अगर हम उसको चार्ट पे अगर हम उसको कर लें तो दैट इज द फर्स्ट कॉमन is the 71.43%. The second most common is the investment bank, the 28.57%. Commercial banks 71.43%. हम first common को सिर्फ देख लेते हैं इस वक्त, and the second one is the investment banks, that is 28.57%. अच्छा, investment banks they also act as a counterparty for the derivative usage, क्योंकि आपको पता है कि जो investment banks होते हैं they serve at the और जो उनके ज़्यादा फंक्शंस होते हैं दैट इज़ एट द ऑर्गेनाइजेशनल लेवल. जैसे हमने आईपीओस के लिए, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग्स के लिए उनको रखा हुआ है, या अंडर राइटिंग के लिए, या फर्स्ट टाइम अगर हमने स्टॉक को मार्केट के अंदर इशू कराना जिसको हम इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग कहते हैं, तो उसके लिए हम इन्वेस्टमेंट बैंक्स का ज़्यादा उनके साथ इन टच होते हैं. तो कमर्शियल बैंक्स इज़ द फर्स्ट मोस्ट कॉमन. कमर्शियल बैंक्स का ये फंक्शन है टू एक्ट एज अ काउंटर पार्टी फॉर द डेरिवेटिव ट्रांजेक्शंस, और ग्रीक फर्म्स ने ज़्यादातर ने ये कहा कि दे आर यूजिंग द कमर्शियल बैंक्स एज द सेकेंड काउंटर पार्टी. लोएस्ट रेटेड काउंटर पार्टी, अब सबसे कम कौन सी ऐसी पार्टी है जो सबसे ज्यादा कंपैरेटिवली लो रेटेड काउंटर पार्टी तस्वर की जाती है. फर्म्स आर आस्क्ड टू इंडिकेट द लोएस्ट रेट ऑफ क्रेडिट रेटिंग्स दे रिक्वायर बाय देयर काउंटर पार्टी. सो फर्म्स दे आर बीइंग आस्क्ड टू इंडिकेट द लोएस्ट रेट ऑफ क्रेडिट रेटिंग they require by their counterparty. For derivative contract with maturities of less than a year, native firms require their counterparty to have been rated with an A or better at 57.15%. तो lowest of the credit rating they require by their counterparty. Lowest rating से मतलब यह है कि जिनकी credit rating है वो क्या होनी चाहिए, that is with an A or the better than at 57.15%. So the lower rated counterparty आप देख लें, ये जो ratings हैं these are basically the firms की ratings हैं credit ratings के हवाले से, AAA, then AA, then A, then BBB and less than BBB and not defined. Maturity उसकी greater than 12 months and maturity is greater or less than 12 months. ये दो हमने इनकी choices बनाई, आप देख लें. ये सबसे ज़्यादा जो highest rating है that is for the AAA. It has been asked from the firms to report the frequency with which they value their derivative portfolio. उनसे ये पूछा गया जब कि वो अपने पोर्टफोलियो को कैसे वैल्यू करते हैं. According to the replies, the most popular policy is the monthly evaluation of the derivative portfolio being held by 42.86% of the firms. कि वो अपने पोर्टफोलियोज की वैल्यूएशन जो है या जो उसकी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, they are doing it on the monthly valuations. So the monthly evaluation of the derivative portfolio, हम अपने पोर्टफोलियो की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं. That is called the evaluation of our portfolio, how our portfolio is working. हमारा जो डेरिवेटिव्स का पोर्टफोलियो है, what is a portfolio? डेरिवेटिव पोर्टफोलियो का मतलब ये है कि it is the mix of different derivative securities, जिसके अंदर हमारे पास फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स भी हैं, जिसमें हमारे फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स भी हैं, जिसमें हमारे स्वैप्स भी हैं, राइट, और जिसके अंदर हमारी ऑप्शंस भी हैं, सो एंड सो फोर्थ. सो अगर हमारे पास डिफरेंट तरह के
फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स हैं इन आवर पोर्टफोलियो, तो हम उसके कॉम्बिनेशंस किस तरह से बना सकते हैं. सो इट इज द मंथली वैल्यूएशन ऑफ द डेरिवेटिव पोर्टफोलियो बीइंग हेल्ड बाय 42.86% ऑफ द फर्म्स, यानी 42.86 फर्म्स ने कहा कि इट इज द मंथली इवैल्यूएशन ऑफ द डेरिवेटिव्स पोर्टफोलियो. फ्रीक्वेंसी ऑफ द इवैल्यूएशन ऑफ द डेरिवेटिव पोर्टफोलियो आप देख लें, मंथली जो करते हैं वो 42.86% लोग करते हैं. देन क्वार्टरली जो करते हैं दे आर 28.58%, यानी 28.58% लोगों ने ये कहा कि हम अपने पोर्टफोलियो की इवैल्यूएशन जो है वो क्वार्टरली बेसिस पे करते हैं. मंथली बेसिस के ऊपर 42.86% रिस्पोंडेंट्स ने कहा, फर्म्स ने कहा दैट दे आर डूइंग इट ऑन मंथली बेसिस. देन 9.52% रिस्पोंडेंट्स ने कहा दैट दे आर डूइंग इट ऑन द वीकली बेसिस. 9.52% ने कहा दे आर डूइंग इट ऑन डेली बेसिस. एंड 9.52% ही लोगों ने ये कहा कि दैट इज नॉट डिफाइंड एंड दे रिपोर्ट इट, या दे वैल्यू, दे कैलकुलेट द वैल्यू और दे डू द इवैल्यूएशन एज इट इज डिसाइड. और ईयरली बेसिस पे लोगों ने कहा कि देयर वाज नो सच फर्म who said that they are calculating the value of a firm on yearly basis. What can be the reason that why not they are going to calculate the value of the firm on ईयरली बेसिस? उसकी रीज़न ये है क्योंकि बहुत सारी दफ़ा ऐसा होता है कि अगर हम साथ साथ इवैल्यूएशंस ना करें या वैल्यू ऑफ द पोर्टफोलियो कैलकुलेट ना करें तो हमें बाय द एंड ऑफ द पीरियड जाके पता चलता है कि कितना बड़ा प्रॉब्लम आ गया, या एज मच एज नॉट नीडेड करें तब भी मसला आ सकता है. यानी अगर तो साथ साथ हम अपने बोर्ड मेंबर्स को इन्फॉर्म करते हैं कि दिस इज द वैल्यू ऑफ द फर्म, मैनेजमेंट इन्फॉर्म रहे कि जो डेरिवेटिव का पोर्टफोलियो है उसकी इवैल्यूएशन हमने की है और उसके ये रिजल्ट्स निकले हैं, तो वो ज्यादा अच्छा होता है. इट इज जस्ट लाइक दैट एज अ स्टूडेंट यू हैव बीन टेकन द क्विजेज असाइनमेंट्स ऑन रेगुलर बेसिस. ये नहीं होता कि सेमेस्टर के एंड के ऊपर एक दफा आपसे टेस्ट ले लिया और फिर आप पता चला. सो जैसे आप एनुअल सिस्टम्स के भी आदी हैं, जैसे हम स्कूल कॉलेजेस में पढ़ते थे साल के एंड पे पेपर होता था, लेकिन जब हम कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज में पढ़ते हैं तो हमारे पीरियोडिक असेसमेंट्स होती है. लाइक हर थोड़े थोड़े अरसे बाद हमारी वैल्यूएशन होती है आफ्टर 2 वीक्स 3 वीक्स 4 वीक्स. उससे ये होता है कि थोड़ी आसानी हो जाती है और नॉलेज की ग्रैब भी आसानी से होती है. इसी तरह आपके पोर्टफोलियो के वैल्यूएशन का भी केस है. पोर्टफोलियो आपके लिए ज्यादा इजी हो जाता है असेस करना अगर आपके लिए अगर आप उसकी पीरियोडिक इवैल्यूएशंस करें, साथ साथ अगर आप उसकी इवैल्यूएशंस करें तो वो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा. क्योंकि अगर कोई मसला उसके अंदर निकल आता है, कहीं पे वेरिएंस निकल आती है, कहीं पे डिफरेंस है, तो आप उसको आराम से जल्दी कैचअप कर सकते हो. जैसे अगर आपका एक क्विज में अच्छे नंबर नहीं आए तो आप नेक्स्ट टाइम यू आर गोइंग टू डू वेरी हार्ड इन ऑर्डर टू इम्प्रूव दैट. तो साथ साथ इवैल्यूएशन से मतलब ये होता है कि यू आर गोइंग टू डू ऑन योर वीक पॉइंट्स. अपने जो वीक पॉइंट्स हैं आप उनको ठीक करते जाते हो. आपने पोर्टफोलियो की वैल्यूएशन भी अगर आपकी साथ साथ होगी, पीरियोडिकली होगी, तो यू विल बी इन अ पोजीशन टू रेक्टिफाई दैट, टू करेक्ट इट, राइट. Then source of derivatives evaluation. Source to which they appeal for the evaluation of their derivatives portfolio. Native firms appeal to their risk management department and make use of the in-house software. अब वो कैसे करती हैं? They are using sometimes अपना उनका एक रिस्क मैनेजमेंट डिपार्टमेंट होता है एंड दे आर यूजिंग द इन हाउस सॉफ्टवेयर फॉर दैट. द यूज ऑफ दिस स्पेशलाइज्ड सॉफ्टवेयर इज नॉट लिमिटेड टू द लार्ज फर्म्स ओनली as they had been highlighted in the previous surveys, but is now common to the firms of all sizes according to the current survey. तो ये specialized surveys जो हैं वो सिर्फ बड़ी firms यूज नहीं कर रही बल्कि they are also being used by the small firms. छोटी firms भी इसको रिस्क मैनेजमेंट डिपार्टमेंट अपने स्टैब्लिश किए हैं उन्होंने, और उनके पास जो है ना इन हाउस सॉफ्टवेयर्स भी अवेलेबल हैं जिसकी हेल्प से वो अपने डेरिवेटिव्स की इवैल्यूएशन कर सकते हैं. यानी देखिए सिस्टम जो है वो बड़े स्पेसिफाइड हैं. कुछ आपके पास इतने अच्छे सॉफ्टवेयर्स हैं जिनकी मदद से यू कैन रेगुलरली कस्टमाइज द रिपोर्ट्स. आप उनमें से अपने मर्जी के मुताबिक अपनी कस्टमाइज जो आपको ज़रूरत है, जो आपकी फर्म की नीड है, आप उसके मुताबिक उसमें से रिपोर्ट्स जनरेट कर सकते हो. So the sources of derivative evaluations,
इन हाउस सॉफ्टवेयर आप देख लें कि सबसे जो हमारी लार्जेस्ट परसेंटेज है दैट इज इन हाउस सॉफ्टवेयर। सबसे ज्यादा हमारे पास जो है ना वो इसका मतलब है कि आईटी सेक्टर बहुत ज़्यादा इन डेप्थ रूट्स में जा चुका है ऑर्गेनाइजेशंस की एवेल्युएशंस के लिहाज से कि हाउ दे आर यूजिंग ऑल दोज फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। जैसे हमने ग्रीक फर्म का सर्वे पढ़े तो इन हाउस सॉफ्टवेयर्स दे आर वाइडली बीइंग यूज्ड दैट इज द 57.14%, देन ओरिजिनल डीलर्स 47.62%, कंसल्टिंग फर्म्स 0, ऑडिटिंग फर्म्स 4.76%, मार्केट कोड सर्विस 14.28%। यानी कुछ लोग जो है वो मार्केट बेस्ड सर्विसेज भी ले लेते हैं फॉर द इवैल्यूएशन, बजाय इसके कि वो अपने पास सॉफ्टवेयर लेके आए, सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कराएं, फिर सॉफ्टवेयर को सीखने के लिए लोगों को ट्रेनिंग करें, वो सारी कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो कई दफ़ा ये भी करते हैं कि वो आउटसोर्स कर दें और मार्केट से उसको असेस करा लें किसी और से। तो 14.2% जो है वो मार्केट कोड सर्विस भी करते हैं। एंड देन देयर आर अदर डीलर्स विच आर 0%. Criterion for evaluation of risk management. Firms were asked to choose one of the following expressions that is closer to their corporate policy. It indicates that 61.9% of all the derivative users make use of absolute profit and loss policy for assessing the effectiveness of their risk management practices. So 61.9% of all the derivatives users they make use of the absolute profit and loss policy for assessing the effectiveness of their risk management practices. कि किस हद तक उसने रिस्क मैनेजमेंट को कवर किया है। 61.9% of the derivatives users they are using the profit and loss account, absolute profits and loss policy, कि अगर उनको लॉस हुआ तो they are saying कि रिस्क मैनेजमेंट प्रॉपर है नहीं है, और अगर उनको प्रॉफिट हुआ तो then they are saying कि रिस्क मैनेजमेंट is proper. The association of risk management effectiveness to profits comes into the contrast with the basic philosophy of hedging. So अगर हम प्रॉफिट के साथ रिस्क मैनेजमेंट को कर दें, एसोसिएट कर दें, तो दैट गोज अगेंस्ट द हेजिंग फिलोसफी, क्योंकि हेज तो हम इसलिए करते हैं सो एज टू प्रोटेक्ट आवर सेल्फ अगेंस्ट लॉस. दैट इज नॉट टू अर्न प्रॉफिट्स बट दैट इज टू प्रोटेक्ट आवर सेल्फ फ्रॉम लॉस. So this is the criterion for the evaluation of risk management. Reduced volatility relative to the benchmark 9.52%. आप सबसे ज्यादा देख लें highest percentage stands for the absolute loss and profit that is 61.90%. लेकिन हम साथ ये भी कह रहे हैं this is against the hedging philosophy. ये hedging philosophy के against है. Risk adjusted performance 19.05, then reduced volatility relative to the benchmark 9.52%, and increased profit reduced cost relative to the benchmark that is 4.76. Effect of domestic factors on the derivative usage. Now we come to the domestic factors का क्या effect होता है derivative usage के ऊपर. The vast majority of the firms at a higher rate, higher than 80% in each case, state that the above mentioned factors do not influence their hedging policy and the extent of the derivative users. Like they do not have any effect of that. An exception to this consensus is the legal environment of the country, which has the negative effect on the 19.05% of the derivative users. So these are the effects of the domestic factors on the derivative usage. Economic size of the country, size of the domestic derivative market. और आप देख लें कि हमारी जो highest bar है that is the geographical position of the country. Access to the international derivative market. 71.43% firms consider their access to international derivatives markets easy. 14% of them consider it quick. These results highlight that firms do not face any problem in using derivative contracts that are not exchanged in the domestic market. Like firms को problem नहीं होता if those derivative contracts are not being traded in the domestic market. The proportion of the firms expressing a negative opinion about the access to the international market does not exceed 10% in all cases. So the access to the international derivative market, it is easy to access to the international derivative market. 71.43% ने ये response दिया. बाकियों ने कहा it is difficult, it is cheap, it is expensive, it is quick, time consuming, functional and non-functional. Non-use of derivatives. Firms have been asked to indicate the 3 most important reasons that contributed to their decision not to use derivatives. Why not to use derivative? The most important reason for not using derivatives, according to 78.05% of the derivative non-user, is the insufficient exposure to the financial risk. उन्होंने ये जवाब दिया कि हमारा exposure ही इतना ज़्यादा नहीं है financial risk पे, तो then why should we be using those risks?
So the insufficient exposure to the risk that stands at the highest percentage, जैसा कि आपको नजर आ रहा है 78.05 at the top. Now the conclusions. The results of the survey indicate that the use of the derivatives in the risk management is widespread among domestic firms. Pehla conclusion. It is observed that large firms are more likely to use derivative contrary to the small size. Number 2. Number 3 is firms use derivative mainly to manage the interest rate risk and secondary their foreign exchange risk. सबसे ज़्यादा interest rate को hedge करने के लिए and then the foreign exchange risk को. The main purpose of hedging policy of the domestic firm is to reduce the volatility in the cash flows. Firms appear to be use sophisticated risk assessment methods such as value at risk. सबसे ज़्यादा VAR use करते हैं. The use of options by the firm is limited and more common excuse for this behavior is their high cost. ज़्यादा लोग ये कहते हैं कि जो derivative का usage है that is costly. Very interesting is the conclusion that most firms develop an internal risk management department जिससे वो अपनी management की जो अपनी derivatives की evaluations करते हैं. Finally, firms using derivatives state that their hedging policy is not influenced by any domestic macroeconomic factor, business environment of the country not to be favorable to the derivative use. In conclusion, the approach of the domestic non-financial firms that use derivative is in line with the international hedging practices, and the convergence is verified by the comparative evidence of the different surveys that is presented. The repetition of this survey in the near future is expected to lead to the valuable conclusions as to evolution of the risk management by the Greek non-financial firms through time, both in quantitative and qualitative terms. अब ये जो सर्वेज होते हैं या जो रिसर्च होती है ये रिपीट भी होती है आफ्टर सर्टेन टाइम पीरियड. आप इसको दोबारा रिसर्च करें, दोबारा आपके डिफरेंट कंक्लूजन्स निकलेंगे, यही जो आपने क्वेश्चनर यूज किया हुआ है उसकी मदद से. So dear students, that was all about today's lecture. Hope you have found it interesting and very relevant to the international finance. Thank you very much for your patience. See you next time. Allah Hafiz.